हाँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी? जैसे हम ये देख रहे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सब लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूलिंग हो, यानी जो भी रूलिंग हो पब्लिक की हो, बिकॉज जो मोनार्की थी वो सही तरीके से रूलिंग नहीं कर रही थी और वो लोगों को वेलफेयर से ज़्यादा अपना वेलफेयर देखती थी। तो पब्लिक के पास ये राइट होना चाहिए कि नहीं ऐसे रूलर को हटाने का। अदरवाइज द लीडर, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है, दैट शुड लीड द कंट्री, उसी को रूल करना चाहिए। Whatever is our desire, such kind of representative should lead the country. So what does it mean by democracy? Democracy is a form of government. So ये एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म है जो लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है जिसे। सो ऐसी गवर्नमेंट विच इज सेलेक्टेड बाई अस। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोस का मतलब होता है पीपल, पीपल, और क्रेसी का मतलब रूलिंग। तो जब पीपल की रूलिंग होगी तो उसे क्या कहेंगे? इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड, in which the rulers are elected by the people. लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, दिस ठीक है। और इसके अलावा द गवर्नमेंट elected by people is working, it is elected by the people and it is working by the people, working for the people. So जो गवर्नमेंट होती है, if government of a country is elected by the people, ठीक है, इट इज ऑफ द पीपल। ये जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? क्या वो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है? ऑफ द पीपल। एंड ऐसी गवर्नमेंट जो काम भी करती है वो किसके लिए करती है? फॉर द पीपल। क्या? तो इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है और काम भी किसके लिए करती है? फॉर द पीपल, इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ, हाँ बोलिए, बताइए। ओके ओके। फिर से बताएंगे तो अभी ठीक है क्या? नाउ इट इज क्लियर। अगर गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल,
ये लोगों के द्वारा इलेक्ट हो, लोगों के द्वारा चुनी जाए, एंड इट इज़ ऑफ द पीपल, ये लोगों की सरकार हो। जैसे हमने चुना है तो हमारी ही सरकार होगी, क्योंकि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ जाएंगे। एंड सच क्या जो मेजॉरिटी, जो गवर्नमेंट चुन ली जाती है फिर वो सबकी हो जाती है। ये नहीं कहा जाता कि मेजॉरिटी के लिए काम करेगी, क्योंकि ये तो पता नहीं, हम ही से कुछ लोगों ने चुना है, तो क्या वो ऐसा कोई काम कर सकती है कि जो चुना है जिसने उसी के लिए काम करे। वोट का तो पता नहीं चलता ना, नाम नहीं लिखा रहता है किसने दिया है, तो इसलिए उसे सबके लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि उसे फिर और वोट चाहिए आगे, कि सिर्फ जिसने दिया है उसी के वोट चाहिए। तो वो सभी की सरकार होती है, एंड वर्किंग फॉर द पीपल। और वो किसके लिए काम करती है, अपने लिए कि सबके लिए? सबके लिए। तो इट इज़ वर्किंग फॉर द पीपल, तो इसलिए इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वैसे तो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, तो कहीं कहीं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पर ऑटोक्रेसी चलती है, जैसे मोनार्की चलती है कहीं कहीं पर। कहाँ चलती है? फ्रांस में पहले चलती थी। और दूसरे भी बहुत तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेकिन सबसे अच्छी वन पार्टी सिस्टम, जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, रशिया में भी इसी तरीके का ही कुछ है, सोशलिस्ट ही वहाँ पर शासन कर सकते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एंड दे कंटेस्ट इलेक्शन, एंड हु एवर इज़ बेस्ट, जो फेल्ट बाय द पीपल, तो जो अपने एजेंडा रखती है, जो चुनावी घोषणा पत्र करती है, रखती है, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, कि अगर तुम मुझे जिता दोगे तो मैं तुमको ये और ये दूंगा, और लैपटॉप फ्री में दूंगा, साइकिल बांटूंगा, या हम गरीबों के लिए ऐसा करेंगे, या सड़कें बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। तो जो अपनी बात को ठीक से रख पाता है उसको कहते हैं चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, जिसमें ये सब बात वो लोग ऐलान करते हैं। सो हुज प्रपोजल इज़ जेन्युइन एंड इट इज़ लाइक्ड बाय द पीपल, सो दैट पार्टी गेट्स मेजॉरिटी एंड द लीडर ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी में पार्टी पहुंचती है तो उसके लीडर को फिर क्या बना दिया जाता है? फिर वो चाहे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। एज द रूलर्स जो रूल करते हैं, क्या वो जवाबदेह हैं? आर दे अकाउंटेबल? उनको अपने हर काम का लोगों को जवाब देना पड़ेगा, कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? अकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि फिर अगले 5 साल बाद वो जाएंगे लोगों के पास। और नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ मोदी को राहुल गांधी प्रश्न पूछते हैं तो क्या वो बिना जवाब दिए रह पाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? तो अपोजिशन पार्टी के लीडर अगर पूछेंगे तो भी तो जवाब देना पड़ेगा। दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अन्ना हजारे, उन्होंने पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्या आपने लोकायुक्त का चुनाव किया? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो NGO चलाते हैं, जो अपने देश के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका कुछ कोई उसमें बेनिफिट नहीं होता है, बस वो देश के सेवा के लिए करते हैं। वो भी अगर प्रश्न पूछेंगे तो भी जवाब देना पड़ेगा। या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लीडर कोई प्रश्न पूछेंगे तो भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। या कोई एक तबका है जैसे SC है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके भी अपने अपने लीडर्स हैं, वो भी प्रश्न पूछेंगे तो क्या जो भी रूलर है उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा? सो दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। सभी की नीड्स फुलफिल करनी पड़ती है। हैव टू फुलफिल देयर नीड्स।
नाउ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन। डेमोक्रेसी में एक आदमी कोई निर्णय नहीं ले सकता है। सो बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए कंसल्टेशन, जो इनकी एक कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे डिफेंस मिनिस्टर, तो बहुत सारे इनका जो है सेंटर में कैबिनेट है जो पार्लियामेंट में बैठती है, वो सब लोग मिलकर किसी बात पर बहुत गहन विचार करते हैं कि क्या ये रूल लगाना चाहिए। और फिर इसके अलावा इनके अपने 16 IAS अफसर हैं प्रधानमंत्री के, उनसे भी पूछते हैं कि देख लो, कई तो मजिस्ट्रेट और जज भी इनके अंडर में रहते हैं, कि देखो कि क्या ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। देन ओनली दे कैन डिसाइड। ऑल प्रॉस एंड कॉन्स आर केप्ट इन माइंड बिफोर प्रोजेक्टिंग या प्रपोजिंग एनी बिल इन पार्लियामेंट। नहीं तो बाद में वो बिल अगर पास हो गया और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ, इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो रद्द हो जाएगा कि नहीं, वो अमान्य हो जाएगा कि नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी ये नहीं कि हमने आज सोचा और वैसा कर दिया। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड आफ्टर डीप थिंकिंग and with consulting the other group members who are well experienced in field of politics, in field of judiciary, ठीक है, and all other matters, financial specialist भी वहाँ बैठते हैं। और वो होम मिनिस्टर कि इसका लोगों का एजिटेशन तो नहीं आएगा, तो इस तरीके से भी होता है। ये कंसल्टेशन पर होती है। और कभी कभी प्रधानमंत्री ऐसा भी कर सकता है कि रेफरेंडम जारी कर सकता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो लोगों से पूछ सकता है, जैसे केजरीवाल पूछते हैं कि हम घर घर राशन योजना चलाना चाहते हैं, तो दिल्ली वासियों आपका क्या मत है, अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप पे अपना वोट करके मुझे बताएं। तो लोग अपना मत जाहिर कर देते हैं कि हाँ भाई चलाओ। तो ज़्यादा लोग अगर ये कह देते हैं कि ठीक है चलाओ, तो फिर वो चला देते हैं। रेफरेंडम का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर लोगों की भी राय ली जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, रेफरेंडम। क्या कहते हैं, रेफरेंडम। तो ये भी तो एक मोड ऑफ कंसल्टेशन हुआ कि नहीं। तो जो डेमोक्रेसी है ये विम एंड फैंसी से नहीं चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती है, विम एंड फैंसी कि अपनी मर्जी से हम जो चाहें वो करें। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, ठीक है। इट्स अगर गलत एक निर्णय ले लिया तो क्या गवर्नमेंट गिर भी सकती है अगले चुनाव में। इन डेमोक्रेसी पीपल एंजॉय सेवरल राइट्स। इन डेमोक्रेसी, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ लोगों को बहुत आज़ादी होती है, क्योंकि अगर लोगों को आज़ादी नहीं दोगे तो तुम्हें वो वोट देंगे। पीपल एंजॉय सेवरल राइट्स, तो उनको बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं। नाउ इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता होगा। जैसे कि सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पर क्या प्रिंस काम करते हैं। सऊदी अरेबिया, हाँ नेपाल तो अभी बन गया है, वहाँ पहले था, पहले प्रिंस, पहले रूलर्स थे, अब फिर डेमोक्रेसी आ गई है। तो हाँ, तो इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। पीपल डू नॉट, वहाँ जो राजा है तो उसके जो हायरार्कियल है डिसेंडर्स, जो मतलब कोई है तो उसके आगे वंशानुगत क्रम में जो आगे आते जाएंगे डिसेंडेंट्स, वो फिर राजा बनते चले जाएंगे। सो पीपल उन्हें चुनते नहीं हैं, डू नॉट इलेक्ट। और वहाँ लोगों को उतने राइट्स भी नहीं होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, देयर रूलर्स एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। जो उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए, जो रूलर है, जो ऑटोक्रेटिक रूलर है, जो एब्सोल्यूटिस्ट है, अपनी मर्जी से जैसा चलाना चाहे,
सो वो अपनी मर्जी थोप सकता है, नया कानून बना सकता है, वो कानून चाहे सेंसलेस ही क्यों ना हो। तो लोगों को हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन, इट इज टेकन कीपिंग इन माइंड द इट इज़ द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी। जो भी भारत में निर्णय लिए जाते हैं तो क्या वो लोगों के खिलाफ लिए जाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के वेलफेयर में हो, ऐसे लिए जाते हैं? क्योंकि तभी उनको वोट मिलेगा, तो इस तरीके से लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी है सेवरल फीचर्स। उसका क्या नेचर है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कहीं डेमोक्रेसी है या नहीं है? पहली बात, इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो रूलर्स हैं, तब जान लेना कहीं अगर ऐसा हो, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लोग अपने रूलर को इलेक्ट करें। दूसरा, देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बंदूक की नोक पे इलेक्शन ना हो कि यहीं पे ठप्पा लगाओ। कैसे इलेक्शन होने चाहिए? देयर आर, लोग निडर होके वोट डालें, तब तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो मतलब नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। क्या सिर्फ सिंगल कंटेस्टेंट होता है, उसे आप हटा नहीं सकते कि कई होते हैं, 20-25 होते हैं, अपनी मर्जी का किसी को भी चुन लो। तो अगर इलेक्शन हो रहे हैं और हम वोट डाल रहे हैं तो हमारे पास ये तो ऑप्शन होना चाहिए कि मैं जो प्रेजेंट रूलर है उसे हटा सकूं और अपनी मर्जी का चुन सकूं। अगर एक ही आदमी चुनाव में खड़ा है तो आपके वोट डालने का कुछ मतलब है? इसलिए इलेक्शन हमें क्या देता है? हमको एक अवसर देता है। इलेक्शन गिव्स अस एज एन अपॉर्चुनिटी, गिव्स पीपल एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ, मौका। टू द पीपल, टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, द करंट रूलर। तो इस तरीके से तभी माना जाएगा डेमोक्रेसी। अगर लोग नहीं बदल सकते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं है, या पार्शियल डेमोक्रेसी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर कहीं पर हम प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सड़क पर बोल दें तो सही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको जेल हो जाती क्या? हम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? अगर हम ऐसा कर सकें तो डेमोक्रेसी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो इफ देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी है। नहीं, आ नहीं रही थी। अभी देखो कुछ ठीक हुआ है क्या? नहीं होगा तो फिर देखो। अभी देखो कुछ क्लियर हुआ? देयर इज फ्रीडम ऑफ देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। देयर फंडामेंटल राइट्स। तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, किसी न किसी चीज़ का राइट होता है, एंड दे एंजॉय दोज
राइट्स और अपनी बात रख सकें। कल हमने दिखाया था कि लोगों के मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी, हमने फ्रांस का एक फ़ोटो दिखाया था कि नहीं। लोगों लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं था। लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है, डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसके अलावा और क्या क्या होता है कि अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। क्या अपोजिशन पार्टी को, जो जीतती है वो अपोजिशन पार्टी को जेल में डाल देती है, जैसा रॉबस्प्रे ने किया, गुलोटिन कर देगी क्या? बोलो भाई, डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है क्या? तो द अपोजिशन पार्टी, द अपोजिशन पार्टी आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। जो भी पार्टीज़ हैं वो बिफोर इलेक्शन भी आज़ादी से अपनी बात रख सकती हैं। सो आर अलाउड टू फंक्शन फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। तो अगर ऐसा कहीं हो कि उनको कोई डर ना हो अपोजिशन पार्टी में, तब तो डेमोक्रेसी है। जैसे ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जब वो जीत गई तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को मरवा दिया, तो क्या ये एक फेयर डेमोक्रेसी का चिन्ह है? इज इट ए साइन ऑफ फेयर डेमोक्रेसी? बोलो, शुड इट हैपन इन डेमोक्रेसी? वो जो भी अपोजिशन के लीडर्स थे या बीजेपी के लीडर्स थे, उनकी टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, तो वो जीत गए, तो उन्होंने बीजेपी के बहुत सारे लोगों के जो लीडर्स थे जो अपोजिशन पार्टी के, तो उनके यहाँ बम्बार्डमेंट कराया और फिर उनको मरवा दिया। उन्होंने 216 बीजेपी के लीडर्स को मरवा दिया। इज इट फेयर? अब देखो नाउ द there is a rule of law because of which a democratic government rules within the limits। क्या उसके पास अनलिमिटेड राइट्स होते हैं कि इट हैज़ टू रूल विद इन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के दायरे में रख के रूल करना है कि उसकी मर्जी जो कर ले? क्या डेमोक्रेटिक जो जीत गया है वो ये कह सकता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट ले सकता है कि सबकी ज़मीन अब गवर्नमेंट की, ऐसे बोल देगा क्या? फंडामेंटल राइट को तो उसे प्रोटेक्ट करना ही है। सो इट इज़ वर्किंग अंडर सर्टेन लिमिट्स। सो देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाई, देयर इज ए रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट is to work within a limit under constitution। government has to work भी लिख सकते हो या function, जो अपना वो काम कर रही है, within that limit, उसी लिमिट के दायरे में काम करना पड़ेगा under constitution। सो संविधान के नियम के अंतर्गत काम करेगी। नाउ ये तो बात हो गई। एंड द गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। क्या ये भी करना पड़ता है डेमोक्रेसी में? हैज टू प्रोटेक्ट the fundamental rights of people
ये सारा काम करना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फीचर्स क्या हैं कि डेमोक्रेसी कैसे पता करोगे, तो ये अगर नियम कहीं पालन हो रहे हैं सारे, आ, तो उसे कहेंगे कि वहाँ डेमोक्रेसी है। जबकि चाइना में फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग 900 लोग गए कि भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, तो उनको फिर बोला गया आप इस तरह ग्रुप बना के नहीं आइए, और फिर अगले दिन उनको मरवा दिया गया 900 लोगों को। तो क्या ये किसी के जीने के अधिकार को आप छीन सकते हो? बच्चों को और औरतों को भी मरवा दिया गया। तो ये तो बात हो गई कि डेमोक्रेसी कैसे पता चलती है कि कहीं पर है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी के कुछ फायदे भी हैं? मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो a democratic government is a better government because it is more accountable form of government, क्योंकि ज़्यादा जवाबदेह है। जबकि जो दूसरी गवर्नमेंट हैं उनको अपनी बात का जवाब नहीं देना पड़ता सफाई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में एक भी कदम उठाया, अगर मान लो कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि किसान बिल लाए गए हैं, तो फिर वहाँ जो राकेश टिकैत हैं वो फिर वहाँ धरना दे देंगे, फिर प्रधानमंत्री जवाब देते फिरें। बोलो, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा क्या? सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। क्या दो हैं? एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेट है, दो पार्टियां ही हैं, 2 पार्टी सिस्टम। तो और उसमें अलग अलग स्टेट में, जो यूएसए है, तो यूएसए में अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि अलग अलग इलेक्शन होते हैं। तो कहीं कहीं रिपब्लिक जीतती है, कहीं डेमोक्रेट जीतते हैं, और सबको इतनी ऑटोनॉमी है कि फर्जीवाड़ा होता है। तो जिसको रिपब्लिक को जिताना है वो अपने चुनाव में धांधली करके रिपब्लिक को जिता लेगा। वैसे ही इस बार क्या हुआ था कि क्लिंटन की जीत हुई, बाइडन बन गए। लेकिन जो बन जाता है तो बन गया, क्योंकि वहाँ का जो स्टेट है उसके हेड को इसने इस तरह से मना लिया था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दो और चुनाव ऐसे करवाओ कि मेरी पार्टी जीते, फिर हम तुम्हारा वो कर देंगे, क्या कहते हैं, जब हम यहाँ पर सेंटर में रहेंगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यूएसए में तो बहुत गड़बड़ी होती है हर बार चुनाव में। तो सबसे अच्छा जो इलेक्शन पैटर्न है वो इंडिया का है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। यहाँ एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, क्या केंद्रीय चुनाव आयोग, जो सारी चीज़ों के बारे में निगरानी रखता है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर में क्या ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो रहता है? कैन दे इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल ये इलेक्शन वोटिंग? बोलो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जितना भी है ये केंद्रीय चुनाव आयोग है, वही देख रेख करता है। इसलिए हमारे यहाँ धांधली नहीं हो सकती है। जो चुना जाता है वो जेन्युइन होता है। इज इट क्लियर? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट because it is more accountable form of government. क्योंकि ये अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, क्योंकि इसको हर बात का जवाब देना पड़ता है। और फिर हमारे पास राइट जो है किसी भी चीज़, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात रख सकते हैं और उसे वो जवाब देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें गलत निर्णय नहीं होते हैं, सही निर्णय होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिसीजंस हैं वो डिलेड हो जाते हैं बहुत सारे समय के बाद, और फिर उसमें क्या होता है
क्या आपको मालूम है कि हमारी संसद में जब कोई बिल पास होता है तो बिल के पास होने पर सबका जवाब देना पड़ता है रूलिंग पार्टी को। ये जो लोग बैठते हैं ना यहाँ पर संसद में, तो अपोजिशन एक एक प्रश्न उठाता है कि ये जो आपने बिल पास किया इसमें ये कमी, तो इसको जवाब देना पड़ता है। जब ये सबको संतुष्ट कर लेगा तभी वो बिल पास होगा। तो बोलो, नहीं तो जो कमियां हैं उस बिल की उन्हें दूर करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि कोई भी बिल ले आए, कोई भी रूल ले आए, कोई भी लॉ ले आए, पास हो जाए। सारे लोग, कांग्रेस के लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, कांग्रेस के क्वेश्चन करेंगे, फिर एसपी के करेंगे, बीएसपी के करेंगे, या और भी है टीएमसी के करेंगे, और सब जितने भी हैं, शिवसेना करेगी। तो फिर क्या बीजेपी को सबका उत्तर देना पड़ेगा? तो अगर ये सबका प्रश्नों का उत्तर दे पाई, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, फिर उसके बाद फिर कहेगी ठीक है कि ये आपकी बात हम मानते हैं। नहीं दे पाती है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा, बिल वापस हो जाएगा। इफ गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है, इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, देन बिल गोज बैक। बिल जब यहाँ से बिल पास हो जाएगा तब फिर प्रेसिडेंट के पास साइनिंग के लिए जाएगा। पहले बिल रूलिंग पार्टी पेश कर सकती है अपने कैबिनेट में, पहले उस पर गहन विचार करेगी, उसके जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, फिर यहाँ पेश करेगी। फिर उसके बाद अब सबके क्वेश्चनायर होगा, तो प्रश्नकाल के दौरान ये लोग प्रश्न पूछेंगे। अगर ये सबका जवाब दे पाई, नहीं दे पाई, तो उसे बिल में संशोधन करना पड़ेगा। देयर इज़ ए मॉडिफिकेशन इन एनी बिल। और अगर मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर से प्रोजेक्ट करेगी, और फिर अगर लेकिन फिर भी वो गोल मोल भी जवाब दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि साफ साफ जवाब दे, लेकिन उसे जवाब तो देना पड़ेगा कि हाँ इससे ये होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे कर देगी, तो पार्टियां संतुष्ट हो जाती हैं। फिर वोटिंग होगी। मेजॉरिटी किसकी रहती है बताओ? क्या रूलिंग पार्टी की रहती है? तो फिर वो बिल पास हो जाता है। पास हो जाने के बाद फिर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बट वो ऐसा करता नहीं है। प्रेसिडेंट मोस्टली जो सेलेक्ट होता है या इलेक्ट होता है, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हर जगह ज़्यादा होते हैं, तो वो जिसको मनोनीत करते हैं, सारे जगह के एमपी, एमएलए और बहुत सारे जो और दूसरे लोग हैं गवर्निंग बॉडी, वो सब इलेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे उनके वेटेज पॉइंट होते हैं, तब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो जनरली प्रेसिडेंट वो अब पीएम के काम में इंटरवीन नहीं करता है जब तक कोई बहुत जेन्युइन मैटर ना हो, क्योंकि वो पीएम के पावर से, ये जो बीजेपी पार्टी है उसने अपनी मर्जी का रामनाथ कोविंद को मनोनीत किया, और बीजेपी के सारे लोगों ने उनको बोला हाँ इन्हीं को बनना चाहिए, और रामनाथ कोविंद आज प्रेसिडेंट है। तो बताओ, रामनाथ कोविंद क्या फिर बीजेपी का अपोज करेंगे? वैसे तो जब एक बार बन जाता है तो वो सभी का प्रेसिडेंट होता है, सब लोग उसके पास जाते हैं। फिर भी जनरली वो एक अच्छा खासा उनमें तालमेल रहता है। तो जब तक इफ़ देयर इट इज़ नॉट सो जेन्युइन, बिल इज़ नॉट सेंड टू पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। समझ में आई बात? तो क्या पूछो? बिल का मतलब है एनी प्रपोजल, चाहे वो फाइनेंशियल बिल भी हो सकता है। अगर फाइनेंशियल बिल है कि हम 400 करोड़ का पुल बना रहे हैं, तो एक पेपर है, पेपर का मतलब है बिल, तो उसमें सबके साइन होने चाहिए कि वो पास हो गया। कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला। तो अगर ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला तो ये मान लिया जाएगा कि ये बिल पास हो गया। उस बिल में ये लिखा रहेगा कि हम आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, आज से कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। पहले ये माना जाता था कश्मीर का अलग झंडा है और वहाँ पर वो झंडा चलेगा, और वहाँ का पीएम अलग है, वहाँ का प्रेसिडेंट अलग है। मालूम है ये बात कि नहीं? जब तक आर्टिकल 370 था तब तक वहाँ अलग ही पीएम होता था, तो वहाँ सदर कहते थे उसको। लेकिन अब जब से आर्टिकल 370 हटा है, कश्मीर का अपना कोई अलग से झंडा ही नहीं रह गया है। सिर्फ कौन सा झंडा वहाँ चलने लगा है? इंडियन फ्लैग। तो अब ये बिल रखा गया कि हम 370 हटाना चाहते हैं, तो 370 हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ा? दोनों सदनों में पेश करना पड़ेगा। कौन कौन से हाउस होते हैं बताओ? एक होता है लोकसभा, जिसको कि क्या कहते हैं, और एक राज्यसभा।
राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस में कौन बैठता है? जो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्ट होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, विद्या के क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में, ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्ट यहाँ आते हैं, बड़े बड़े वकील, जज। तो उनको भी पार्टियाँ अपनी तरफ से प्रपोज करती हैं और फिर उनको इसमें इलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत अपर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बुद्धिमानों की सभा है। अच्छा, लोकसभा कैसी होती है? इसमें लोगों के द्वारा इलेक्ट पर्सन्स आते हैं, जैसे 546 लोग इसमें आते हैं। लोकसभा का लीडर कौन है बताओ? क्या यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेजॉरिटी किसकी है? क्या पीएम यहाँ लीडर है? और क्या हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं? 5 इयर्स के बाद ये बदल जाती है? अच्छा, यहाँ पर जितने लोग हैं इसमें 600 सदस्य हैं और हर 2 साल के बाद 200 लोग बदलते हैं। सो 1/3 मेंबर इसके कैसे होते हैं? 1/3 मेंबर चेंज एवरी आफ्टर 2 इयर्स। तो जैसे मान लीजिए अभी कोई इलेक्ट हुआ है, अभी मान लीजिए कि 2020 में इलेक्ट हुआ है कोई, तो उसका कब नंबर आएगा चेंज होने में? तो 26 में, क्योंकि 1/3 तुम्हारे क्लास में 1/3 लोगों को हटा दिया जाए, फिर 1/3 लोगों को 2 साल बाद फिर हटा दिया जाए, फिर जो तीसरे वाले आएंगे उनको फिर 2 साल बाद और हटाया जाएगा। तो 6 साल बाद हर मेंबर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो इसलिए इसमें सारे लोग 5 साल बाद नए हो जाते हैं, लेकिन इसमें सारे लोग नहीं होते हैं। इसमें विदाई समारोह होता है कि जो चुना गया है, अलग अलग समय पे लोग चुने गए। 2022 में भी कुछ चुने जाएंगे, 2024 में चुने जाएंगे, फिर 2026 में किनको हटाया जाएगा? जो ये चुने गए इनसे बोला जाएगा अब तुम हटो यहाँ से, अब दूसरे आएंगे, तो 6 साल बाद इनको हटाया जाएगा कि नहीं? ये 200 लोग चुने गए हैं और फिर 200 लोग ये जो चुने गए इनका भी नंबर आएगा, ये कब हटेंगे? और फिर ये जो 200 लोग चुने गए वो कब हटेंगे? समझ में आ गई? तो इस तरीके से तो कोई भी बिल अगर जैसे कभी भी 2030 हो जाएगा, तो इस तरीके से जितने वेटेज होते हैं सीटों के, क्या क्या तेज बोलोगी तो बता पाएंगे, बोलो। मोदी लोकसभा के लीडर हैं, वो 5 साल के लिए बने हैं, तो फिर से इलेक्शंस होगा। फिर से अगर बीजेपी लास्ट टाइम अभी उनको 5 साल के लिए तो हो ही गए, अभी 3 साल और हो गए, तो इस तरीके से 8 साल ये उनका सेकंड टेन्योर है बीजेपी का। 5 साल उन्होंने काम कर दिया है, फिर से वो इलेक्ट होके री इलेक्ट हुए हैं। मोदी जी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। अच्छा, अब ये देखो क्या, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होता है बताओ? प्रेसिडेंट। हाँ, वो सीएम, तो सीएम अलग बात है। प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर का वीआईपी कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसका चेयरमैन होता है? बोलो। क्या चेयरमैन ऑफ अपर हाउस राज्यसभा का होता है? बोलो। तो इसको कौन लीड करता है? यहाँ कौन बैठता है इस कुर्सी पर अपर हाउस में? वाइस प्रेसिडेंट बैठता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड वीवीआईपी है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो वो आएगा, नहीं तो उसके बाद फिर आएगा गवर्नर। कौन आएगा? फिर उसके बाद कौन आएगा? गवर्नर कहाँ का होता है? क्या स्टेट का हेड होता है? और प्रेसिडेंट कहाँ का हेड है? कंट्री का हेड है। हेड ऑफ कंट्री क्या प्राइम मिनिस्टर होता है कि प्रेसिडेंट?
और बोलो, और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? क्या राज्यपाल? और ये प्रेसिडेंट कौन होता है? क्या राष्ट्रपति? ठीक है, तो यहाँ पर ये गवर्नर हैं। क्या यहाँ की गवर्नर आनंदीपाल बेन है? क्या यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं? बताइए। रामनाथ कोविंद। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने आपको बता दिया, बिल तो समझ में आ गया। ये कोई लॉ भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बिल कोई लॉ भी हो सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल भी हो सकता है कि हमें पुल बनाना, ये सब करना, ये सब भी हो सकता है। तो बीजेपी ने क्या किया? क्या लोकसभा में ये जो आर्टिकल 370 के रिमूवल के लिए पास करा लिया था, या लोकसभा में? बोलो। यहाँ उसकी जीत हुई क्योंकि इसके ज़्यादा लोग थे। ठीक, और ये 600 नहीं होते हैं, ये 246 होते हैं, इसके मेंबर कम होते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था, 246। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जानते हो कितने मेंबर थे 246 में? मालूम है? सिर्फ 100 लोग थे। तो बताओ कैसे ये लोग पास कर पाते? 100 बीजेपी के थे। क्या बीजेपी यहाँ हार जाती? तो उसने ये बात बोली 46 लोगों को कि जगह जगह तुम लोगों को फ्रांस, ब्रिटेन, बताओ किसको किसको जाना है वहाँ पर। 200 नहीं चेंज होंगे, 1/3। 1/3 कितने होते हैं? 80 करके 82 एक बार में चेंज होंगे। मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ, 82 कर लो, तो अब 82 चेंज हो जाएंगे। अब देखो, तो अब बोलो बीजेपी कैसे बिल पास करा पाती? आर्टिकल तो हटाना था, तो उसने क्या किया? 46 अपोजिशन के मेंबर को भेज दिया ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बोला जाओ घूमने जाओ और देखो वहाँ नाले की सफाई कैसे होती है, और ये बहुत अच्छा ट्रिप है और इसमें मज़ा आ जाएगा। तो वहाँ पर सबसे मिलना, और फ्री का है, विदेश घूम आओगे। तो सब लोग चले गए, 46 लोग वो वाले। तो उन लोगों ने कहा आप भी जाते हो हर बार, इस बार क्यों नहीं जा रहे हो? बोले इस बार तुम लोग मज़ा कर लो, हम लोग अब नहीं जा रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम 370 हटाने वाला बिल लाना चाहते हैं। और जैसे ही ये लोग गए, उन सब का फ़ोन कट ऑफ कर दिया, और अगले दिन बिल ले आए कि 370 हटाना चाहते हैं। तो अब ऐसे में इनकी मेजॉरिटी हो गई कि नहीं बीजेपी वालों की? बोलो। मान लो 100 ये हैं, और इसमें से उसने भेज दिया 48 को, तो 98 अपोजिशन वाले बचे कि नहीं? 48 को भेज दिया, तो बताओ कौन जीतेगा? रूलिंग पार्टी यहाँ भी जीत गई, यहाँ भी जीत गई, और फिर अगले ही दिन उनको वापस बुला लिया। बोला ट्रिप कैंसिल हो गया, सब लोग वापस आ जाओ। अगले ही दिन बुला लिया जब बिल पास हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? ओके, तो अब हम आगे देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है? डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे इम्प्रूव करती है? आपको ने समझ लिया कि वहाँ पर एक प्रश्न काल होता है, सबका उत्तर देना पड़ता है गवर्नमेंट को जो बिल लाता है। तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी कि नहीं? सही बिल पास होगा कि नहीं? सारा इंडिया देख रहा होता है उसको। लोकसभा राज्यसभा का चैनल आता है आपके यहाँ कि नहीं? द क्वालिटी ऑफ, बोलो क्या बोल रहे हो अनुराग? अपोजिशन अगर एक बहुत स्टेबल और स्ट्रांग है तो उससे कंट्री स्टेबल बनता है। अपोजिशन को वीक नहीं होना चाहिए। नाउ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में एक ऐसा मेथड इनकॉर्पोरेट होता है कि जो अलग अलग
कम्युनिटी के बीच झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको वो रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि वो सबकी गवर्नमेंट है। तो जबकि अगर मान लो कोई एक पार्टी की होती या किसी, मान लीजिए जैसे नोबिलिटीज़ की गवर्नमेंट होती, क्या उस पर थर्ड स्टेट का कभी भरोसा होगा? थर्ड, अगर वो अच्छा भी कर लेगी तो थर्ड स्टेट कभी उस पर भरोसा करेगी कि मेरे लिए अच्छा करेगी? तो जिस गवर्नमेंट को सबने चुना है, तो क्या वो सबका भरोसा जीतने में कामयाब हो सकती है किसी कन्फ्लिक्ट के होने पर? सो इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी ओनली मैनेजेस टू रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो तो सबकी गवर्नमेंट है। तो जो भी मेजॉरिटी से जीत के गया है वही ये काम कर सकता है। वो कहेगी ठीक है, हम ऐसा नियम बनाएंगे कि सबके लिए अच्छा होगा। सो प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील a method to deal with differences and conflicts. तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स होता है, कन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब होता है? झगड़े, या झगड़े होते हैं। और डिफरेंसेस का भी मतलब है लोगों में, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर डिफरेंस हो गया, डिफरेंसेस की वजह से ही तो कन्फ्लिक्ट होते हैं। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, क्या जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ के लोगों को सम्मान से देखा जाएगा या चाइना के लोगों को सम्मान से देखा जाएगा? जहाँ, क्योंकि हमने अपनी सरकार चुनी है, हमारे द्वारा चुनी हुई है, तो हमारा ज़्यादा वजन है। और जिसको वोटिंग राइट ही नहीं है तो उसका क्या वजन होगा? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के लोगों को क्या वजन होगा? तो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, वहाँ का राजा ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो बाहर वाले क्या करेंगे? सो डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब समझते हो? इनहेंसेस, इनहेंसेस का मतलब है बढ़ाती है। इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ पीपल, तो ये लोगों की डिग्निटी बढ़ा देती है। नाउ नेक्स्ट इज डिग्निटी का मतलब आत्मसम्मान। डिग्निटी क्या होता है? मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सो जिस वहाँ के लोग जो ऐसे हैं, वरना आप दूसरे एयरपोर्ट में चले जाओ, वहाँ फिर कपड़े तक उतरवा लेते हैं, लेकिन इंडियंस को बड़े सम्मान के साथ कहते हैं आइए आइए, तो जानते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इंडिया का ऑनर हुआ कि नहीं दूसरी जगहों पर? लोग मिलते हैं। और डेमोक्रेसी, जैसे बाहर के ऐसे ऐसे देश है पाकिस्तान, तो उनका नेचर है, उनका जो काम करने का तरीका है वो डूबियस है, कि पता नहीं कहाँ कोई बंदूक रखे हो, कहीं क्या हो, तो पूरी स्क्रीनिंग होती है, घंटों घंटों रोकते हैं। और जबकि इंडियंस के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी की वजह से अगर आपने वहाँ किसी को रोका तो हमारी गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी उनके, कि आपने मेरे एक भारतीय को क्यों रोका। तो इसलिए वो लोग डरते हैं कि हमें अपना संबंध भारत के साथ ख़राब नहीं करना है, क्योंकि ये अपने हर नागरिक की इज्जत करना जानती है। यमन में हमारे 200 लोग फंसे हुए थे, तो यहाँ से एक स्पेशल विमान गया और उन सब को वहाँ से हमारे कमांडोज ने लड़ा और आतंकवादियों से छुड़वा के लाया मोसुल में। ये किस पे पिक्चर भी बनी हुई थी, अक्षय कुमार ने बनाई है पिक्चर। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति की रक्षा के लिए सुषमा स्वराज जो हमारी जो है फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाला भी भारतीय है, उसकी सुरक्षा के लिए हम मर जाएंगे। सो ये कौन कह सकता है? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो वही तो कह सकता है, क्योंकि उसे और वोट चाहिए। तो वो पीपल के लिए इतना वेटेज क्यों दे रही है? उनके सम्मान के लिए। क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ के लोगों का सम्मान होगा, सरकार लड़ जाएगी। भाई आप ये देखो कि जो हमारा एक कौन है वहाँ पर पाकिस्तान में फंसा हुआ है, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके लिए कितनी लड़ाई हो रही कि उसको वापस ले जाया जाए। उसको उन्होंने फंसा लिया है कि इसने खुफिया जानकारी यहाँ से वहाँ की है, ठीक है कि नहीं? सो इन सच केसेस government fights for the rights of each and every citizen
दैट्स वाई वी आर हैविंग सो मच डिग्निटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसीलिए तो हमारा विश्व में सम्मान है। बोलो, है बात कि नहीं? सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। better than other form of government, because it allows us to correct its own mistake. It allows us to correct its own mistake. अगर कुछ गलती हो भी जाती है या तो गवर्नमेंट गिर जाएगी या वो बिल वापस हो जाएगा, गवर्नमेंट फिर भी इम्प्रूव करने को तैयार है। राकेश टिकैत या किसान आंदोलन किसान नेता बोल रहे हैं कि इस बिल में ये कमियां हैं, तो गवर्नमेंट कहती है बैठ के बात करो, एंड आई एम रेडी टू मेक एनी अमेंडमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स। सो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज रेडी टू नेगोशिएट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो अगर कोई गलत बात हो जाती है तो उसको बिल को वापस भी लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी की कुछ मेरिट्स हैं। अनुराग, डेमोक्रेसी की क्या मेरिट्स हैं ये बताओ। माही बताओ। हाँ बोलो प्रार्थ। व्हाट आर द मेरिट्स, क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी? माही बताओगी? हाँ अच्छा, फिर से 1 मिनट। सो अभी बोलो। हम्म आफ्टर नहीं होगा, वो 5 ईयर आफ्टर अलग से था, एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है, आफ्टर हटा दो। हम्म और ओके, नाउ सूर्यांश, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी? ज़्यादातर पॉइंट इसमें गलत हैं, ठीक नहीं है। प्रार्थना बताओ। इस देखो, इसमें गारंटी किस तरीके से है और इसमें स्टेबिलिटी किस तरीके से, ये बताओ। कई जगह तो ऐसे रूलर हैं जो बहुत सालों से राज कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं, और हमारे यहाँ कई बार 2 साल में, जैसे 2 साल में ही कई बार सरकारें गिर जाती हैं। तो स्टेबिलिटी जैसी तो कोई बात नहीं है। और फिर ये जो है तो इक्वलिटी भी नहीं है, हो सकती है। ओके ओके ठीक है, ओके 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 ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इट इज़ करेक्ट। अनुराग बताइए।
बोलो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। That a democratic government is better government because it is more accountable form of government. Democracy improves the quality of decision making. Democracy provides a method of deal with difference and after conflict. आफ्टर हटा दो, आफ्टर नहीं है। Democracy enhances dignity of people. Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own. ओके, नाउ सूर्यांश डेमोक्रेसी की कमियां बताइए, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी होती हैं। लेट अस सी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। मान लो अगर किसी को ये पता चले अरे मोदी तो 5 साल के लिए आए फिर चले जाएंगे, तो कोई हमारे लीडर को वेटेज देगा कि पुतिन को ज़्यादा वेटेज देगा? क्योंकि पुतिन तो बहुत दिन रहेंगे, 20 साल। तो बताओ कौन, लोग सोचेंगे मोदी तो चले जाएंगे, अभी 1 साल बाद इलेक्शन है, ये तो उतर जाएंगे। तो बताओ किसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा? तो लीडर्स, तो जो लीडर्स हैं वो कीप ऑन चेंजिंग। अगर लीडर चेंज होते जाएंगे तो क्या उन्हें सेंटर में क्या क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, कौन सी फाइल कहाँ है, या उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या उसका कुछ भी पता चलेगा अगर लीडर बदल गया? बोलो, नहीं पता चलेगा। सो लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, वो तो बदलते रहेंगे। तो एक तो ये एक डीमेरिट है। जो नया आएगा उसे फिर से उसको फिर, यस, इट ब्रिंग्स इन स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। सो लीडर्स बदलते चले जाते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जिसके पास पावर होगी, जिसके पास बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए होंगे, जिनके पास पैसा होगा, क्या वही इलेक्टेड हो जाएंगे कि गरीब आदमी भी कभी चुनाव लड़ पाएगा? सो डेमोक्रेसी क्या है? इज ऑल अबाउट। और पॉलिटिकल कंपटीशन कैसे होता है? क्या लोग एक दूसरे में वैमनस्य पैदा करके या कहीं ना कहीं दंगे करा के भी चुनाव जीत जाते हैं? पॉलिटिकल कंपटीशन, इज इट ए फेयर कंपटीशन और इट इज़ ए बैड कंपटीशन? क्योंकि लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत गलत गलत काम करते हैं। अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, कितने देसी बम बरामद हुए। तो इसलिए कि एक थ्रेटन है पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है, ठीक है, एंड पावर प्ले। तो पावर प्ले, इन ये सब कुछ है। डेमोक्रेसी पावर प्ले, जिसके पास पावर है वही रूल करेगा, पैसे वाले रूल करेंगे। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। कई बार क्या होता है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है तो वो अपने लोगों से क्या करता है, और पैसे लेगा, क्योंकि सभी बिल पास होने हैं, सारे फाइनेंशियल मैटर गवर्नमेंट के पास है। वो पैसा लगाए या ना लगाए, वो उसी में से पैसा बचाएगी कि जिससे अगले इलेक्शन में वो फिर से उस पैसे को खर्च करके चुनाव जीत सके। तो बताओ इससे करप्शन नहीं आएगा? जो कंटेस्टेंट हैं वो कितना पैसा खर्च करते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, कभी कभी 50 करोड़ तक खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो क्या वो अपने घर को बेच के करते हैं कि वो उन्होंने करप्शन से इकट्ठा किया है वो पैसा? सो अल्टीमेट इट इज़ ऑल द, इट लीड्स टू करप्शन। फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन में, चुनावी प्रक्रिया में जो उनमें प्रतिस्पर्धा होती है उसमें धन की आवश्यकता होती है, और उस धन को पैदा करने के लिए वो भ्रष्टाचारी मानकों से धन को एकत्रित करते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी क्या करती है? लीड्स टू करप्शन, इससे करप्शन बढ़ता है। और फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन है। फॉर न लिख के आप एज लिख लो। बोलो, इट फॉर
करप्शन में पी डालो, करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। सो कंपटीशन है, चुनावी प्रतिस्पर्धा की वजह से लोग करप्शन करते हैं। क्या ऐसा भी होता है चुनाव के समय में कंबल बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, और ये भी एक तरीके का करप्शन है, लोगों को लालच दी जाती है। सो ऐसा भी होता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो चुन गया है क्या वो सबका इंटरेस्ट जानता है? वो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आया है, क्या वो ऐसा जानता है कि क्या करूं कि सबका भला हो? इलेक्टेड लीडर्स वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। अगर राजस्थान से कोई चुन के जाएगा रेलवे मिनिस्टर, तो वो राजस्थानी में ही रेलवे बिछाता रहेगा। डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। सर ये आपने ये गलत लिख दिया। डू नॉट नो नहीं सर, डू नॉट ऑलवेज नो, क्योंकि कभी कभी तो वो जान लेते हैं ना। कभी कभी जान लेते हैं। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ऑफनली लिख लो, अक्सर। डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इसकी वजह से क्या होगा? क्या वो सही निर्णय नहीं लेंगे? कभी कभी वो बिजनेसमैन के लिए निर्णय ले लेंगे उनके फेवर में, और किसानों के फेवर में नहीं लेंगे। सो इट लीड्स टू बैड डिसीजन। सो ये भी हो जाता है। सो नाउ अब देखो कि ये तो बात हो गई डेमोक्रेसी की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। क्या हमने फीचर्स भी देखे? ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी ही सभी समस्याओं का हल है। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजन। ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट डज इट मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? हाँ सही बता रहे हो प्रार्थना। फ्रेंचाइजी दैट इज एनी पर्सन हु इज above 18 who is above 18 years, एक मिनट, of age has right to vote। has, जो 18 से ऊपर है क्या उसे वोट करने का राइट है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, अमीर हो या गरीब हो, सबको है क्या? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोटिंग का अधिकार है क्या? एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन। सो इन सभी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। इट ऑल्सो फॉलोज वन वोट वन वैल्यू। इसमें और क्या चीज़ आती है? जो आपके एक वोट की कीमत है, क्या वही प्रधानमंत्री के भी एक वोट की कीमत है? कि उनका एक वोट 2 वोट के बराबर है? तो ये चीज़ है। नाउ तो ये बात हम लोगों ने देख ली कि डेमोक्रेसी क्या है। अब डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें हम लोग देख लें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी।
देखो तो बुक में क्या दिया है कि फिलिस्तीन्स डेमोक्रेटिक चॉइस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। फिलिस्तीन ने अपने लीडर को, यासिर अराफात को लीडर चुना, तो लोगों ने उनका सम्मान किया। अभी आप देख रहे हो इज़राइल और फिलिस्तीन में युद्ध होता रहता है कि नहीं, बताइए। तो लोग ये इस तरीके से न्यूज़ आती रहती है कि उन्होंने अपना नेता चुना है डेमोक्रेसी से, तो उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए। वाई वेट फॉर ए रिवोल्यूशन दैट इज़ आस्क भूटान्स किंग। तो वाई वेट फॉर ए रिवोल्यूशन, वहाँ के लोगों ने, भूटान के राजा ने कहा रिवोल्यूशन का क्यों इंतज़ार करना, हम खुद ही डेमोक्रेसी को प्रपोज करते हैं, सब लोग आप लोग रूलर चुनो और अब मैं राजा नहीं रहना चाहता हूँ। तो इट इज़ भूटान्स के किंग ने कहा कि खुद भी रिवोल्यूशन की क्यों इंतज़ार करना, क्रांति की। आई लेट माई पोस्ट एंड आई गिव इट फॉर द पीपल दैट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कहा। अच्छा ये देखो, फर्स्ट अफगानिस्तान पार्लियामेंट इन 3 डिकेड्स टू ओपन एमिड टाइट सिक्योरिटी। तो अफगानिस्तान में 30 सालों के बाद चुनाव हुए। तो ये जो ऐसी चीज़ होती है तो क्या ये मेन पेज पे छपती है? फर्स्ट अफगानिस्तान पार्लियामेंट 30 साल बाद वहाँ चुनाव हुए और फिर वहाँ पर पार्लियामेंट खुली। और फिर इस तरीके से नेपाल किंग्स इन्वेंट्स डेमोक्रेसी और इस प्रॉमिसेस इट प्रमोट्स इट। नेपाल के राजा ने कहा कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और फिर इसी के बाद पर वहाँ पर चुनाव हुए। अच्छा इस तरीके से देखिए कि और भी कुछ बातें कही गई हैं कि हम लोगों ने जगह जगह की गवर्नमेंट देखी एंड अदर वर्ड डिस्क्राइब इन नॉन डेमोक्रेसी, कई जगह अलग अलग देखी। तो कैन यू रिकॉल दीज ऑफ कंट्रीज समवेयर डिस्क्राइब चिली बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल। तो वहाँ पर एक ऑगस्टस पिनोशे था, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि चिली में क्या हुआ। सो लेट अस सी कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन चिली। तो चिली वाला आप देखिए, तो पहले ये अभी आपके में ये फिगर बना हुआ है क्या पेज नंबर 4 पे चिली का। तो यहाँ पर अच्छा कोई बात नहीं, तो वहाँ यहाँ पर ये बात बताया गया है कि जो चिली में पिनोशे गवर्नमेंट थी तो वो एक डिक्टेटर गवर्नमेंट थी। पिनोशे गवर्नमेंट कैसी थी? डिक्टेटर गवर्नमेंट थी। और उसने क्या किया, क्या वहाँ के लोगों को मार दिया। तो इस तरीके से नाउ यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पिनोशे गवर्नमेंट थी तो वहाँ लोगों को उसने मार दिया और टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल हु सपोर्टेड एलेंडे एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर किसी ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। सो एलेंडे रिफ्यूज्ड टू रिज़ाइन और लीव द कंट्री। तो अब यहाँ पर बताया गया who supported Allende and who wanted democracy to be restored. These include General Albert Bachelet of the Chilean Air Force and many. तो जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे उन सभी को मार दिया गया, पिनोशे गवर्नमेंट ने मार दिया। जनरल बेस्ले वाइफ एंड डॉटर वर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर्ड, मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड। तो ये चिली है। तो चिली अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे कि कहाँ पर पड़ता है तो वहाँ ये काम किया गया कि पिनोशे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को मार दिया जो डेमोक्रेसी चाहते थे। और अंत में क्या हुआ, नाउ दैट इज चिली का भी हम लोग मैप देख लेंगे। तो अब यहाँ पर लोकेट द शेड चिली ऑन मैप विच स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ अ शेप सिमिलर टू चिली, फॉलो द न्यूज़पेपर। कि वहाँ पर फिर बाद में क्या हुआ, प्रेसिडेंट माइकल बेशले एड्रेसिंग हिज सपोर्टर आफ्टर विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन अंत में जीत डेमोक्रेसी की हुई। फ्रॉम दिस फोटोग्राफ डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द इलेक्शन रैली इन द चिली एंड इंडिया। तो बाद में पिनोशे गवर्नमेंट ने जिन पर टॉर्चर किया था क्या वही लेडी बाद में जीती हैं, माइकल बेशले। तो इनको प्रिजन में रखा गया लेकिन बाद में वहाँ पर डेमोक्रेसी जीती और लोगों ने इन्हें वोट दिया और फिर इनको क्या बनाया, अपना लीडर बनाया।
सो इन दिस वे वी सी दैट द डेमोक्रेसी अल्टीमेटली प्रिवेल्स। अंत में कौन जीतता है, लोग जीतते हैं कि मोनार्की जीतती है, बताइए। तो इस तरीके से पिनोशे की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, क्या उसका अंत हुआ? पिनोशेज मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम एट एंड 1888 में वो ख़त्म हो गया। वहाँ रेफरेंडम लिए गए कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहिए कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी में फिर अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा और जिनको सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया था माइकल बेशले को, वही वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, प्रेसिडेंट बनी। तो ये चिली में हुआ। तो आप अपनी बुक में देखिए व्हाट हैपेंड टू चिली, तो दैट हैज़ बीन शोन। अभी हम मैप में भी आपको दिखा देंगे कि चिली कहाँ पर है। ओके ना, ये हमारे में है है। ठीक है। तो सब हमने क्या देखा बताइए इसमें कि चिली, ये लाइन लिखी है आपके में, बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल, पेज नंबर 23 है हमारे में, वाइज डेमोक्रेसी, उसी में ये लाइन लिखी है कि नहीं हटा दिया गया है? दैट इज चिली बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल, वाइज व्हाट इज डेमोक्रेसी। बताओ, इज इट देयर और नॉट? नहीं है मेरे में तो नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी हम बात नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से कम्युनिस्ट रूल पोलैंड में हटा, तो फिर वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी आ गई। घाना में अर्ली पीरियड ऑफ क्रूमा गवर्नमेंट, तो वहाँ पर घाना में भी यही हुआ, क्रूमा गवर्नमेंट ने अत्याचार किए, तो उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई। सो इसलिए डेमोक्रेसी जहाँ पे आई है, तो उसके बाद क्या डेमोक्रेसी के बाद मोनार्की आई है कहीं पे? क्या ऐसा देखने में आता है आपको कि लोग इंजॉय करते हैं डेमोक्रेसी को? इंजॉय करते हैं। सो इसलिए डेमोक्रेसी ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने देखा कि दैट इज़ अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कार्टून। क्या ये कार्टून आपके में बना है? तो इसमें इस बना हुआ है, इसका एम का मतलब मैकडॉनल्ड्स है। यानी अमेरिका अगर कहीं डेमोक्रेसी लेके आ रहा है इराक में, तो क्या ऐसी डेमोक्रेसी जो बाहर से आएगी, तो क्या उसमें वो डेमोक्रेसी में बाहर वाले कंट्री का इम्पैक्ट होगा? तो ये लोग दिखा रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, वहाँ के लोगों को लड़ के डेमोक्रेसी पानी चाहिए कि किसी बाहर के रूलर को या किसी दूसरे देश को, किसी देश को तोहफे में देनी चाहिए डेमोक्रेसी। अगर लड़ के नहीं पाएंगे तो फिर कोई दूसरा डेमोक्रेटिक लीडर बना के चला जाएगा, फिर वो लोग तो वहाँ के सोए हुए हैं, फिर वो अत्याचार करने लगेगा। और जब रिवॉल्यूशन होता है, लोग जाग जाते हैं, फिर सुलाना मुश्किल होता है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई किम जोन को हटा के दूसरा लीडर बना दे डेमोक्रेटिक, तो क्या वो चल पाएगा कि वो भी वैसा ही होगा? बताओ, वो भी वैसा ही होगा। हम लोगों ने खून बहाया है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कितने लाखों लोग मारे गए, तब डेमोक्रेसी आई है। क्या हम डेमोक्रेसी को ऐसे ही जाने देंगे? जो एक बार जाग जाता है, जिसने गोलियां खाई हो और डेमोक्रेसी पाई हो, तो उसको डेमोक्रेसी की कीमत पता होगी कि बाहर से कोई अमेरिका ने इराक में लाके दे दिया। सद्दाम हुसैन को मार दिया, मालूम है कि नहीं? इराक में वहाँ का सद्दाम हुसैन वहाँ का लीडर था, तो वो बिल्कुल मोनार्क था, और उसको किसने मार दिया? अमेरिका ने। और लोगों को बोल दिया वहाँ के लोग कि तुम डेमोक्रेटिक हो, तो लोग वहाँ के डेमोक्रेटिक ये ढो रहे हैं डेमोक्रेसी। वहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग सोए सोए हैं, अमेरिका अपनी मर्जी से रूल चला रहा है। तो ये उधर के सोल्जर्स ने कुछ नहीं किया क्या सर, वो अमेरिका के मार दिया भाई, अमेरिका ने वहाँ के और मोनार्क को मार दिया। लोग खुश हुए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ के एक मोनार्क को बाहर से मार दिया गया है। लेकिन तभी वहाँ के जो रिबेलियंस थे, आतंकवादी ग्रुप थे, वो अमेरिकन से लड़ने लगे। 20 साल वहाँ लड़ाई हुई रिबेलियंस में और अमेरिकन्स में, और अब वो रिबेलियंस मर गए हैं। लेकिन अभी जो वहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ पर उस पर किसका प्रभाव है? क्या अमेरिका का नहीं होगा? क्योंकि वहाँ के रिबेलियंस को किसने मारा?
आतंकवादियों को, बोलो। अमेरिका। अमेरिका ने मारा, तो अब वहाँ जो भी चीज़ चलेगी वो किसकी मर्जी चलेगी, वहाँ के लोगों की कि अमेरिका की? भाई दूसरा आपको डेमोक्रेसी ला के देगा ना, तो वो खुद ही आप पे राज्य करने लगेगा। कोई कहेगा लाओ हम तुम्हारा बंटवारा करा दें, तो वही तुम्हारी रोटी खा जाएगा, कि तुम्हारे हाथ कुछ लगेगी? अमेरिका में अभी भी क्वीन एलिजाबेथ है ना? ब्रिटेन में? सर वो यूएसए में है ना क्वीन एलिजाबेथ, उसी के कहने पे सब होता है। ब्रिटेन में ना? तो लंदन में है ना। हाँ ब्रिटेन में बोलो ना। यस सर। तो रॉयल फैमिली। अच्छा, ये बात आपको इस कार्टून से समझ में आई कि इराक की डेमोक्रेसी कैसी है? बाहर से कोई ला के देगा तो क्या हालत होगी, बोलो? ऐसी हालत होगी कि नहीं? तो अमेरिका की सोल्जर है। तो ये जो सिंबल बता रहा है कि वहाँ जो अब वहाँ डेमोक्रेसी आई है, उसमें किसका ज़्यादा इफेक्ट है, किसकी रूलिंग चल रही है, पब्लिक की चलेगी कि अमेरिका की चलेगी? अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा कराएगा, तो ऐसी ही डेमोक्रेसी होगी अगर कोई बाहर से ला के देगा। एंड इफ़ यू फाइट फॉर डेमोक्रेसी, इफ़ यू डिथ्रोन मोनार्क, इफ़ यू हैव रिवोल्यूशन, तो आपकी डेमोक्रेसी अच्छी होगी। बात समझ में आ गई? तो ये बात आपके फिगर में दिखाई गई है। ऐसे कहीं कहीं तो ये भी दिखाया गया, जैसे सीरिया में, कि अगर तुम वहाँ पर प्रवेश करना चाहते हो, जहाँ इजिप्ट है, पिरामिड्स हैं, गीज़ा का पिरामिड, तो वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो, डेमोक्रेसी अगर तुम यहाँ आना चाहती हो, तो तुम इस पार्टी की मेंबर बन जाओ। यानी यहाँ इसी पार्टी का रूल चलता है, अल बदर का, सो अल बाथ पार्टी का। तो डेमोक्रेसी से ये बोल रहा है सीरिया वाला कि तुम यहाँ आना चाहती हो तो इस पार्टी की रूल है। तो वन पार्टी रूल को भला डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? तो ये एक मजाक बनाया जा रहा है कि वहाँ डेमोक्रेसी कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी वहाँ आना चाहती है तो इसी पार्टी की मेंबर बने। वन पार्टी से कहीं डेमोक्रेसी चलती है क्या? और अगर डेमोक्रेसी बैलेट बॉक्स में बंदूक दिखा के बैलेट बॉक्स में वोट डलवाए जाए, तो क्या उसे डेमोक्रेसी अच्छी मानेंगे? कि सामने गोली तान दी जाए, कहा जाए इसमें डालो, इस पे ठप्पा लगाओ, बोलो? सो डू यू वैलिड दिस और प्रपोज सच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? नो सर। बंदूक आपके ऊपर रख दी जाए, बोला वोट दो, तो फिर क्या फ़ायदा? और ये देखो, सद्दाम हुसैन इराक में जेल में बंद है। और अब वहाँ के लोग जीत गए, इराक के लोग कहते हैं एट लास्ट वन मैन वन वोट, अब एक आदमी को एक वोट देने दिया जाएगा। बड़े खुशी हो गए इराक के लोग। तो लेकिन सद्दाम हुसैन ये बोल रहा है कि आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। मैं ही अकेला आदमी था और एक ही वोट था। तो वो मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि अब सबको एक एक वोट और एक एक वन मैन वन वोट है। लेकिन सद्दाम हुसैन क्या कह रहा है, इराक का ऑटोक्रेट, कि मैं तो वन मैन ही था जब राजा था और मेरा ही वोट चलता था, और अब सारे लोग वन मैन वन वोट कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि नहीं? कि वो सोच रहा है कि मैं तो वन मैन था और वन वोट ही डाला जाता था, मेरी बात चलती थी, अब सबको वन मैन वन वोट का अधिकार मिल गया है। तो ये लोग तो सही बात कह रहे हैं कि अब वहाँ पे आज़ादी आ गई, लेकिन वो आज़ादी सही नहीं है इराक की, क्योंकि वो किसके द्वारा लाई गई है? अमेरिका। और अगर डेमोक्रेसी की ऐसा स्कल्पचर हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा, जिसमें मनी के बैग पे डेमोक्रेसी रखी गई हो, पैसे के बल पे डेमोक्रेसी आई हो, वो अच्छी लगेगी? पैसा ही पैसा, क्योंकि वो मोस्ट करप्ट होगी। तो इट इज़ टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी पब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिका। तो मनी बैग सिग्निफाई, तो लैटिन अमेरिका में पैसा खर्च करके डेमोक्रेसी आई थी। तो लोगों ने वोट क्या किए थे, पैसे के बल पे करप्ट करके लोगों को वोट डलवाए थे। तो ये भी दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ऊपर के इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि चाइना ने किसको किसको ब्लॉक कर दिया। क्या याहू को ब्लॉक कर दिया, गूगल को ब्लॉक कर दिया, सिस्को को, सबको, जो भी सर्च इंजन है ब्लॉक कर दिया। वो अपनी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करने देता है क्या? चाइना में याहू गूगल कुछ नहीं चलता है। तो अगर कोई देखना चाहे कुछ चाइना का बच्चा इन सब चीज़ों से, तो क्या उसे कभी कुछ दिखाई पड़ेगा कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में?
तो वो तोप के गोले में देख रहा है, उसे क्या दिखेगा कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं चल नहीं रही। तो क्या इस डेमोक्रेसी को आप पसंद करेंगे जहां आपके अधिकारों को छीन लिया जाए? तो ये भी दिखाया गया है, ठीक है। सो नाउ देर आर ऑल्सो अदर जो भी है चीज़ें हैं, पॉइंट्स टू बी डिस्कस, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।